आंखों में ढेरों सपने और नई नवेली दुल्हन की वो चमक लिए पूजा पहली बार अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है। उसे लगा था कि एक नई और खूबसूरत जिंदगी उसका इंतजार कर रही है, लेकिन शादी की पहली ही रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह तक को कपा कर रख दिया। एक ऐसा खौफनाक सच जिसकी कल्पना उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की थी। पूरी तरह टूट चुकी पूजा हिम्मत जुटाकर अपनी जेठानी कमलेश के पास पहुंची। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां उसे कोई सहारा मिलेगा, कोई हमदर्द मिलेगा, पर सांत्वना तो दूर, कमलेश ने बिना कुछ सोचे समझे पूजा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूजा वहीं जमीन पर गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगी। लेकिन आखिर एक नई दुल्हन के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ? इस खौफनाक रात की शुरुआत कहां से हुई थी, ये समझने के लिए हमें कहानी के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। कहानी की असली धुरी है कमलेश, एक जिम्मेदार और सुलझी हुई गृहिणी जो अपने पूरे परिवार को एक धागे में पिरोकर रखती है। उसके भरे पूरे परिवार में पति, एक छोटी बेटी, सास ससुर और एक खामोश सी रहने वाली दादी हैं। लेकिन इस घर में एक और शख्स है, कमलेश का देवर अरुण। कमलेश के लिए अरुण सिर्फ एक देवर नहीं, बल्कि उसके अपने बेटे से भी बढ़कर है। उसने अरुण को अपनी पलकों पर बिठाकर पाला है। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा और देखते ही देखते अरुण अब जवान हो चुका था। अब घर में चर्चा शुरू हुई अरुण के घर बसाने की। पूरा परिवार उसके लिए रिश्ता देखने निकल पड़ता है। यहाँ एंट्री होती है पूजा की। इंग्लिश ऑनर्स में बीए कर चुकी पूजा जितनी खूबसूरत है उतनी ही काबिल भी। जब अरुण का परिवार उसे देखने पहुंचा तो अपनी बातों और आत्मविश्वास से उसने पल भर में सबका दिल जीत लिया। पूजा को देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और सबको लगा कि अरुण के लिए इससे बेहतर लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन किसे पता था कि इसी मुस्कान के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो पूजा की जिंदगी में अंधेरा भर देगा। जब पूजा अपनी मीठी आवाज में एक अंग्रेजी गाना गुनगुनाने लगी तो मानो पूरा परिवार उस पर फिदा हो गया। उसकी आवाज का जादू ऐसा चला कि अरुण तो पहली नजर में ही अपना दिल हार बैठा। लेकिन उस कमरे में एक शख्स ऐसा भी था जिसके चेहरे पर खुशी के बजाय उलझन साफ दिख रही थी। वो थी कमलेश। उसे पूजा का ये मॉडर्न और बेबाक अंदाज बिल्कुल रास नहीं आया, पर अरुण की खुशी और उसकी जिद के आगे कमलेश को आखिर झुकना ही पड़ा। मन मार कर ही सही उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। फिर क्या था, चटमंगनी और पट ब्याह की तर्ज पर धूमधाम से रिंग सेरेमनी हुई और पूजा की उंगली में अरुण के नाम की अंगूठी सज गई। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खुशियां बस कुछ ही घंटों की मेहमान हैं। अगली सुबह जब कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो से कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में उसे भारी भीड़ और शोर शराबा सुनाई दिया। सड़क पर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी भीड़ के बीच कमलेश की नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ी जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां पूजा खड़ी थी। कमलेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सरेआम भड़क उठी और चिल्लाते हुए हुक्म सुनाया कि ये सब नौटंकी अभी के अभी बंद करो। गुस्से में आग बबूला कमलेश आगे बढ़ी और पूजा का हाथ झटक कर पकड़ लिया। उसने बेदर्दी से पूजा की उंगली से सगाई की अंगूठी खींच कर निकाल ली। कल जो रिश्ता बड़ी उम्मीदों से जुड़ा था, उसे कमलेश ने एक झटके में तोड़कर फेंक दिया। जब ये तूफान लेकर कमलेश घर लौटी तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। उसके पति ने उसे आईना दिखाते हुए साफ कह दिया कि ये जो रायता तुमने बिना सोचे समझे फैलाया है, अब इसे तुम्हें ही समेटना होगा। बेचारा अरुण भी लाख मिन्नतें करने लगा। उसने समझाने की कोशिश की कि पूजा की सोच गलत नहीं है, वो तो बस हक के लिए लड़ रही थी। लेकिन कमलेश अपने गुरूर में अंधी हो चुकी थी। उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। कुछ देर बाद कहानी में एक बहुत ही जज्बाती मोड़ आया। अपने टूटते रिश्ते को बचाने के लिए पूजा खुद चलकर कमलेश के पास पहुंची। उसने बहुत ही नरमी से माफी मांगते हुए कमलेश को समझाने की कोशिश की। पूजा ने बस इतना कहा कि अगर हम सही बात के लिए और दूसरों के हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो ये दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कमलेश, जो भले ही पुराने ख्यालों वाली थी, लेकिन दिल की बुरी नहीं थी। पूजा की बातों में जो गहराई और सच्चाई थी, वो सीधा कमलेश के दिल को छू गई। उसका दिल पसीज गया। एक हल्की मुस्कान के साथ वो बोली कि मुझे बातें थोड़ी देर से समझ आती हैं, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो फिर मैं सही का साथ कभी नहीं छोड़ती। इतना कहकर कमलेश ने पूरे मान सम्मान के साथ वो अंगूठी वापस पूजा को पहना दी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। शहनाइयां बजीं और अरुण और पूजा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। लेकिन शादी की इस चकाचौंध और खुशियों के पीछे एक तकलीफ छिपी थी। शादी वाले दिन पूजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तेज बुखार और बदन दर्द से उसका बुरा हाल था। हालत ये थी कि फेरों के वक्त भी वो दवाइयों के सहारे जैसे तैसे खड़ी हो पा रही थी। शादी की सारी रस्में खत्म हुईं और फिर आई वो रात जिसे हर दुल्हन अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और यादगार रात मानती है।
सुहागरात का वक्त था। अरुण कमरे में दाखिल हुआ और कुछ औपचारिक बातों के बाद वो पूजा के करीब आने लगा। पूजा, जो दर्द और बुखार से बुरी तरह टूट रही थी, उसने बहुत ही साफ शब्दों में अरुण से अपनी हालत बताई। उसने कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, शरीर टूट रहा है, प्लीज आज रहने देते हैं। लेकिन अरुण पर तो जैसे हवस और पति होने के गुरूर का भूत सवार था। उसने पूजा की एक न सुनी। पूजा गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, मना करती रही, पर अरुण ने अपनी मर्दानगी के अंधे नशे में उसके साथ जबरदस्ती की। एक नई नवेली दुल्हन के वो सुनहरे सपने उसी बिस्तर पर बुरी तरह कुचल दिए गए। अगली सुबह सूरज की किरणें कमरे में आईं, लेकिन पूजा की दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा छा चुका था। वो दर्द और सदमे से कराहते हुए बस रोए जा रही थी। अरुण उसे ऐसे चुप कराने की कोशिश करने लगा मानो कोई बहुत छोटी बात हुई हो। बड़े हक के साथ उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, अरे मैं तुम्हारा पति हूं, इतना तो हक बनता है मेरा। पूजा खामोश थी, पर उसकी रूह इस धोखे से कांप उठी थी। उसे समझ आ गया था कि जिस इंसान को उसने अपना हमसफर चुना, वो असल में एक दरिंदा था। अरुण के मुंह से ये बात सुनकर पूजा के अंदर का दर्द एक चीख बनकर फूट पड़ा। वो बिलखते हुए अरुण की आंखों में देखती है और बस इतना कहती है, हक नहीं, तूने मेरा बलात्कार किया है। ये एक शब्द सुनकर अरुण के जैसे होश उड़ गए, लेकिन अपनी इस घिनौनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय उसकी झूठी मर्दानगी को चोट पहुंच गई। वो गुस्से से अकबबूला हो उठा। उसने चिल्लाते हुए पूजा से कहा कि अगर तुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो जा बाहर निकल और चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दे। इतना कहकर उसने बड़ी निर्दयता से पूजा को कमरे से बाहर धकेल दिया। रोती और कांपती हुई पूजा जैसे ही आंगन में आई, उसकी नजर सामने खड़ी कमलेश पर पड़ी। कमलेश वहां पड़ोस की कुछ औरतों से बातें कर रही थीं। तभी पूजा के कानों में कमलेश की एक बात पड़ी। वो कह रही थी कि औरतें किसी बम के फटने से उतना नहीं डरती जितना अपनी इज्जत का तमाशा बनने से डरती है। कमलेश की ये एक बात पूजा के सीने में किसी जहरीले तीर की तरह जा चुभी। उसे पल भर में समझ आ गया कि वो किस समाज और किस परिवार के बीच खड़ी है। उसे एहसास हुआ कि अगर आज उसने मुंह खोला तो उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि इसी घर में उसकी इज्जत की सरेआम धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। समाज का डर और बदनामी का खौफ। आखिर में एक जीती जागती और हक के लिए लड़ने वाली लड़की हार गई। वो अपने आंसू पीकर खामोशी से वापस उसी घुटन भरे कमरे में लौट गई। उसके मासूम दिल में अब भी कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद बची थी। उसे लगा था कि शायद अकेले में अरुण को अपनी हैवानियत का एहसास हुआ होगा। उसे लगा कि अरुण अपनी गलती मानेगा और उससे माफी मांगेगा। लेकिन कमरे के अंदर का नजारा देख पूजा के पैरों तले बची कुची जमीन भी खिसक गई। पूजा पहले से ही असहनीय दर्द में थी, लेकिन अरुण के सिर पर सवार हवस कम नहीं हुई। उसने अपनी दरिंदगी को प्यार का नाम दिया और एक बार फिर पूजा के साथ जबरदस्ती की। पूजा अब अंदर तक टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया कि जिस रिश्ते को दुनिया पति पत्नी का प्यार कहती है, वो उसके लिए सिर्फ एक सजा बन गया था। एक ऐसा बंधन जहां उसकी मर्जी का कोई मोल नहीं था। अगली सुबह कमलेश की नजर छत की मुंडेर पर गुमसुम खड़ी पूजा पर पड़ी। पूजा की आंखों में छाई वो वीरानी और उसका खामोश चेहरा देखकर कमलेश का दिल धक से रह गया। कमलेश ने लाख कोशिश की, पर पूजा ने रात का वो खौफनाक सच किसी को नहीं बताया। कमलेश समझ गई कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है, इसलिए बिना ज्यादा सवाल किए वो पूजा को उसके मायके छोड़ आई। मायके पहुंचकर पूजा को लगा कि शायद दुनिया में एक माँ ही है जो अपनी बेटी का दर्द समझ पाएगी। उसने अकेले में अपनी माँ को बीती रात की सारी सच्चाई और अरुण की हैवानियत के बारे में बता दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी अपनी माँ का जवाब अरुण की दरिंदगी से भी ज्यादा खौफनाक होगा। माँ ने उसे सीने से लगाने के बजाय उल्टा समझाना शुरू कर दिया। उसने बड़े आराम से कह दिया कि पति पत्नी के बीच ये सब तो आम बात है। अब शादी की है तो ये सब तो निभाना ही पड़ेगा। इसमें ना कहने जैसी क्या बात थी। माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर पूजा सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी अपनी माँ ऐसी बातें कर रही है। रही सही कसर माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल करके पूरी कर दी। घर की गरीबी का वास्ता देते हुए माँ ने पूजा को तुरंत ससुराल लौटने का हुक्म दे दिया। यहाँ तक कि उसने धमकी दे डाली कि अगर पूजा वापस नहीं गई तो वो अपनी नस काट कर जान दे देगी। अपनों से मिले इस धोखे के बाद बेचारी पूजा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो एक जिंदा लाश की तरह वापस कमलेश के साथ ऑटो में बैठ गई। सफर के दौरान एक जगह वॉशरूम जाने के बहाने पूजा ऑटो से उतरी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला था। उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहां से चुपचाप भाग निकली। कमलेश ने उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढा, हर गली छानी, लेकिन पूजा का कोई सुराग नहीं मिला। घर पहुंचकर जब कमलेश ने पूजा के गायब होने की खबर दी तो पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। सबने पूजा को तलाशने की कोशिश की, उसे हर जगह ढूंढा गया, लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो चुकी थी।
किसी को अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ गई और अब उसके साथ क्या होने वाला था। हार मानकर कमलेश ने आखिर में पूजा की सहेली सोना को फोन घुमाया, जो एक एनजीओ में काम करती थी। सोना ने कहा कि उसे पूजा के बारे में फिलहाल तो कुछ नहीं पता, लेकिन वो उसे ढूंढने में जान लगा देगी। आखिरकार सोना की मेहनत रंग लाई। पूजा उसे एक सुनसान पार्क के कोने में बैठी मिल गई। वो किसी डरी सहमी बच्ची की तरह खुद को समेटे हुए गुमसुम बैठी थी। कमलेश जैसे ही वहां पहुंची, पूजा ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और उस खौफनाक रात की पूरी दरिंदगी कमलेश के सामने उगल दी। लेकिन सालों से अरुण को अपने बेटे की तरह पालने वाली कमलेश का अंधा विश्वास उस कड़वे सच पर भारी पड़ गया। सच सुनने के बजाय कमलेश का गुरूर जाग उठा और उसने गुस्से में आकर पूजा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो पूजा पर बुरी तरह चिल्लाई और उसे लगभग घसीटते हुए वापस उस कैद खाने यानी अपने घर ले आई। भले ही कमलेश ने पूजा को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन सच तो ये था कि एक औरत होने के नाते उसके मन में शक का एक बीज बोया जा चुका था। कहानी अब हनीमून की खूबसूरत वादियों में पहुंचती है, लेकिन पूजा के लिए ये वादियां किसी वीराने से कम नहीं थीं। वो अंदर से पूरी तरह खौफजदा थी। उसने एक आखिरी उम्मीद के साथ अरुण से बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अरुण की आंखों में कोई प्यार नहीं था। वहां सिर्फ एक भूखे भेड़िए जैसी हवस नाच रही थी। उसने एक बार फिर पूजा की चीखों और उसके आंसुओं को अनसुना कर दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। बेचारी पूजा उस बिस्तर पर तड़पने और रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। जिसे वो अपना जीवन साथी समझ कर आई थी, वो तो एक बेरहम जल्लाद निकला। पूजा को उस रात ये बात पत्थर की लकीर की तरह समझ आ गई कि अरुण के लिए वो कोई पत्नी नहीं, बस हवस मिटाने का एक बेजान जरिया भर थी। पूजा की जिंदगी अब एक जीते जागते नर्क में बदल चुकी थी। एक रात खौफ से कांपती हुई पूजा ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। बाहर खड़ा अरुण दरवाजे को पागलों की तरह पीट रहा था और उसे बाहर आने का हुक्म दे रहा था। अंदर से डरी सहमी पूजा ने रोते हुए बस इतना कहा, आज मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं। लेकिन एक हैवान के सिर पर जब हवस सवार हो तो उसे भला कौन रोक सकता था। अरुण का जवाब ऐसा था जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। उसने बड़ी बेशर्मी और क्रूरता से चिल्लाकर कहा, मुझसे झूठ मत बोल, दरवाजा खोल, मुझे खुद देखना है। बाथरूम के अंदर खड़ी पूजा की ये सुनकर जान ही सूख गई। उसे समझ आ गया कि ये दरिंदा आज उसकी कोई बात नहीं मानने वाला। इसी खौफ और बेबसी के बीच पूजा की नजर वहां रखी एक ब्लेड पर पड़ी और तभी सीन वहीं कट हो गया। अगली सुबह घर में कोहराम मच गया। सबको खबर मिली कि पूजा अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पूरा परिवार बदहवास होकर अस्पताल पहुंचा। अरुण बड़ा शातिर था। उसने बड़ी चालाकी से कमलेश और बाकी घर वालों को गुमराह करना शुरू कर दिया। उसने झूठ फैलाया कि पूजा को औरतों वाली कोई अंदरूनी बीमारी थी, शायद उसी वजह से उसकी ये हालत हुई। लेकिन कमलेश का मन नहीं माना। वो अंदर गई और लेडी डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने जो सच बताया उसे सुनकर कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा वजूद हिल कर रह गया। डॉक्टर ने भारी आवाज में बताया कि पूजा के उन नाजुक हिस्सों पर ब्लेड से गहरे कट लगे हैं। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो मौत के मुंह से वापस आई है। ये सुनकर कमलेश सन्न रह गई। उसने तुरंत खुद को संभाला और घर वालों को ये कहकर वापस भेज दिया कि वो रात भर पूजा के पास ही रुकेगी। होश आने पर जब कमलेश पूजा के पास बैठी तो पूजा अपनी सिसकियों के बीच वो कड़वा सच उगलने लगी जिसने उसे सुसाइड जैसा कदम उठाने पर मजबूर किया था। पूजा का एक एक शब्द कमलेश के सीने को चीर रहा था। वो अंदर तक पूरी तरह टूट चुकी थी। उस रात जब कमलेश वापस घर लौटी तो उसके दिमाग में सिर्फ पूजा की वो बातें घूम रही थीं। पूजा के उस असहनीय दर्द को महसूस करने के लिए वो खुद बाथरूम के अंदर गई। उसने कांपते हाथों से वही ब्लेड उठाया, खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगी। लेकिन खुद के शरीर पर घाव करना ये इतना आसान नहीं था। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि पूजा उस वक्त कितनी मजबूर रही होगी। कमलेश को अब समझ आ गया कि पूजा अपनी जगह बिल्कुल सही है। आखिर एक औरत की भी अपनी मर्जी होती है और यहाँ तो उसके साथ जानवरों जैसा सलूक हुआ था। ये सब देखकर कमलेश का मन पूरी तरह बदल गया। वो तुरंत पूजा के पास पहुंची और उसका हाथ थाम कर कहा, तुम सही कह रही हो पूजा, गलती अरुण की ही है। उसने वादा किया कि वो अरुण को उसके किए की सजा दिलाकर रहेगी। घर में पहली बार किसी ने पूजा का साथ दिया था, जिसे सुनकर उसकी आंखों में एक उम्मीद सी जागी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अरुण को देखते हैं। वो अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से पूजा के बारे में पूछने लगा। उसे पता चला कि पूजा को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अरुण सीधा मेन डॉक्टर के केबिन में घुस गया और बेशर्मी से पूछने लगा कि वो अपनी बीवी के साथ वापस रिलेशन कब बना सकता है। डॉक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, आखिर तुम हो कौन? जब अरुण ने बताया कि वो पूजा का पति है तो डॉक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। डॉक्टर चिल्लाते हुए बोली, किस तरह के मर्द हो तुम
उसे इस हाल में पहुंचाने वाले तुम ही हो और तुम्हें अब भी सिर्फ अपनी पड़ी है। डॉक्टर की बातें सुनकर अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जैसे सुन्न सा हो गया। अगले ही पल डॉक्टर के गार्ड्स ने उसे धक्का मारते हुए केबिन से बाहर निकाल दिया। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दे दी कि ये आदमी दोबारा यहां नजर नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ घर पर कमलेश अब पूजा की हिम्मत बन रही थी। उसने पूजा को सलाह दी कि ये सारी बात शिव कुमार को बतानी चाहिए। वो गांव के एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने आज तक कभी गलत फैसला नहीं लिया। कमलेश को यकीन था कि इस बार भी वो इंसाफ ही करेंगे। तभी अरुण, जो डॉक्टर की झाड़ सुनकर बौखलाया हुआ था, सीधा पूजा के पास जाने लगा। लेकिन उसने देखा कि घर में मुंह दिखाई की रस्म चल रही है, जहां किसी भी मर्द का जाना मना था। अरुण अंदर नहीं जा पाया और दरवाजे पर खड़े होकर ही गुस्से में पूजा को आवाजें देने लगा। अरुण की आवाज सुनते ही कमलेश बाहर आई और सीधा उसके सामने खड़ी हो गई। उसने साफ कह दिया कि अरुण ने पूजा के साथ बहुत गलत किया है और अब उसे इसकी सजा भुगतनी होगी, यहां तक कि उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अरुण के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो बड़े बेझिझक अंदाज में बोला, भाभी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पूजा मेरी पत्नी है और मेरा उस पर पूरा हक है। अरुण की बातों से साफ था कि उसे अपनी हरकत पर कोई पछतावा नहीं था। उसके लिए ये सब एक मामूली बात थी। अगले ही सीन में कमलेश ये सारा मामला लेकर शिव कुमार के पास पहुंची। उसने साफ साफ बताया कि अरुण ने पूजा के साथ जबरदस्ती की है। शुरुआत में तो शिव कुमार को भी अरुण की कोई बड़ी गलती नजर नहीं आई, लेकिन जब मामला बढ़ने लगा तो उन्होंने अरुण को बुलाकर पूजा से माफी मांगने को कहा। अपने बाबूजी के हुक्म पर अरुण ने सर झुकाया और पूजा को एक सॉरी बोल दिया। घर वालों को लगा कि बात यहीं खत्म हो गई, मगर पूजा को यह सब मंजूर नहीं था। उसने जो दर्द सहा था, क्या उसकी कीमत सिर्फ एक शब्द थी? पूजा के लिए यह माफी काफी नहीं थी। वो अरुण को कानूनी सजा दिलवाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद कमलेश अकेले में फिर से शिव कुमार के पास गई। उसने दोबारा याद दिलाया कि जो हुआ वो गलत था। शिव कुमार चिढ़कर बोले, उसने माफी मांग ली है, अब बात को यहीं खत्म करो। लेकिन कमलेश हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि अरुण को जेल भिजवाना ही होगा। ये सुनते ही शिव कुमार भड़क उठे। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि आज तक इस घर की चौखट पर पुलिस ने कदम नहीं रखा और न ही कभी रखेगी। वो अपने बेटे को जेल कभी नहीं भेजेंगे। कमलेश ने भी ठान लिया था। उसने दो टूक कह दिया कि अगर बाबूजी कुछ नहीं करेंगे तो वो खुद उसे सजा दिलवाएगी। शिव कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम हमारे ही खिलाफ जा रही हो तो अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। उनका साफ कहना था कि घर में रहकर घर वालों के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और फिर अगले ही दिन दोनों बहुओं को एक रिक्शे में बिठाकर घर से बाहर निकाल दिया गया। बहुओं के घर से निकलते ही विनय अपने बाबूजी के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने पूछा, बाबूजी, आप ये सब क्या कर रहे हो? शिव कुमार ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि फिक्र मत करो, वो अभी नादान है। थोड़ी देर बाहर की ठोकरें खाएंगी तो अपने आप पैर पकड़ते हुए इसी घर में वापस लौट आएंगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी शिव कुमार को उम्मीद नहीं थी। कमलेश अचानक वापस आई और उसने बाबूजी के पैर छुए। शिव कुमार के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि कमलेश को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो माफी मांगने आई है, मगर उनका ये वहम अगले ही पल टूट गया। कमलेश माफी मांगने नहीं, बल्कि आखिरी बार आशीर्वाद लेने आई थी। आशीर्वाद लेकर वो मुड़ी और पूजा को साथ लेकर वहां से हमेशा के लिए चली गई। यहां से दोनों सीधा कमलेश के नाना के पास पहुंची और उन्हें पूरी आपबीती सुनाई। सब सुनने के बाद नाना ने एक कड़वी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि मैरिटल रेप जैसा कोई कानून फिलहाल नहीं है, इसलिए उस बिना पर केस करना मुश्किल होगा। तभी नाना ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि समाज को सबक सिखाने के लिए हम उन पर दहेज का केस कर सकते हैं। ये केस इतना भारी होता है कि लोग महीनों जेल में सड़ते रहते हैं। लेकिन इसमें एक पेंच था। दहेज के केस में सिर्फ अरुण नहीं, बल्कि पूरा परिवार जेल जाता। कमलेश ये सुनकर ठिठक गई। उसका मानना था कि गलती सिर्फ अरुण की है तो सजा बाकी घर वालों को क्यों मिले। उसने नाना को साफ मना कर दिया। लेकिन तभी पूजा बोल पड़ी। उसने कहा कि जो लोग गलत का साथ देते हैं वो भी बराबर के गुनहगार होते हैं। आखिरकार केस की फाइल तैयार की गई। नाना ने पूजा से साइन करने को कहा, लेकिन तभी कमलेश ने वो फाइल झपट ली और उसे आग के हवाले कर दिया। अपनी आखिरी उम्मीद को जलता देख पूजा फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी था। नाना ने मुस्कुराते हुए पूजा को संभाला और बताया कि फिक्र मत करो, ये तो बस कागज था। असली केस तो मैं पहले ही ऑनलाइन फाइल कर चुका हूँ। सीन बदलता है और हम शिव कुमार की फैमिली को देखते हैं। पुलिस आई और पूरे परिवार को घसीटते हुए गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगी। लेकिन तभी पता चला कि रास्ते में ही उनकी बेल हो गई है। दरअसल वो लोग पहले से ही सतर्क थे और उन्हें अंदाजा था कि लड़कियां दहेज का केस कर सकती हैं।
दरअसल शिव कुमार भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसे पहले ही भनक लग गई थी कि ये लड़कियां दहेज का केस कर सकती हैं। इसलिए उसने पुलिस के पास पहले से ही अपने बचाव के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। अगले ही सीन में शिव कुमार अपने दोनों बेटों को साथ लेकर सीधा पूजा के पिता के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने सबको बाहर भेज दिया और कहा कि उसे अकेले में बात करनी है। बंद कमरे में उसने पूजा की हरकतों का ऐसा नमक मिर्च लगाकर जिक्र किया कि उसके पिता परेशान हो गए। शिव कुमार ने साफ कह दिया कि अपनी बेटी को समझाओ और उसे वापस बुलाकर सबसे माफी मंगवाओ। पूजा के पिता बेबस थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को उस नरक में वापस कैसे भेजें। लेकिन शिव कुमार तो अपनी चाल चल चुका था। उसने चालाकी से एक गिलास पानी में नींद की गोलियां मिलाईं और उन्हें पिला दी। यही नहीं, उसने पहले से ही हॉस्पिटल में एक कमरा भी बुक करवा रखा था ताकि सब कुछ एक सोची समझी साजिश की तरह लगे। थोड़ी ही देर बाद पूजा के पास फोन पहुंचा कि उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। ये सुनते ही पूजा और कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दोनों भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची। वहां बिस्तर पर लेटे पूजा के पिता ने कमजोर आवाज में उससे कहा, बेटा, तुम्हें अपने ससुराल लौट जाना चाहिए। तुम आखिर कब तक हमें इस तरह तनाव में रखोगी? पूजा का दिल बैठ गया। वो बाहर आई और कमलेश से साफ कह दिया कि वो उस घर में दोबारा कदम नहीं रख सकती जहां उसकी कोई इज्जत नहीं। मगर तभी अंदर से उसके पिता ने हाथ जोड़ ली। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर पूजा टूट गई। इंसाफ पाने की सारी उम्मीदें और वो लड़ने का जज्बा जैसे दम तोड़ गया। आखिरकार उसने घुटने टेक दिए और वापस उसी घर लौट आई। सब कुछ पहले जैसा हो गया, यानी घर की वही घुटन और वही पुराने नियम। कमलेश जैसे ही पूजा को लेकर घर के अंदर कदम बढ़ाने लगी, तभी एक ऐसी आवाज आई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उनकी दादी, जो सालों से घर के सख्त कायदे कानूनों को मानकर चुप रही थीं और जिन्होंने आज तक किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था, आज पहली बार उन्होंने कमलेश और पूजा को टोका और बड़े गंभीर लहजे में कहा, अब तुम्हें बोलना ही होगा। दादी ने साफ कह दिया कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस लोगों को ये बताना होगा कि एक औरत के साथ आखिर क्या हुआ है। अगर आज तुम चुप रह गईं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें फिर से वही सब झेलना पड़ेगा जिससे डर कर तुम यहां से भागी थीं। दादी की आवाज में एक अलग ही दम था जो उन दोनों के सीने में किसी तीर की तरह जाकर लगा। अगले ही दिन सुकुमार ने घर में एक बड़ा आयोजन रखा। खुशियां मनाई जा रही थीं क्योंकि घर की दोनों बहुएं वापस लौट आई थीं। आसपास की सभी औरतें वहां मौजूद थीं और सच बताने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला था। पूरी फैमिली को यही लग रहा था कि पूजा सबके सामने कुछ अच्छा बोलेगी और उनकी इज्जत बढ़ाएगी। लेकिन तभी पूजा खड़ी हुई और उसकी एक बात ने सन्नाटा पसार दिया। उसने सबके सामने कहा कि अरुण ने उसके साथ जबरदस्ती की है। एक बार नहीं बल्कि बार बार उसकी मर्जी के बिना उसे छुआ गया। पूजा ने साफ शब्दों में कह दिया कि अरुण ने उसका रेप किया है। ये सुनते ही सुकुमार अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने भारी आवाज में पूजा को डपटते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा होगा कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। सुकुमार का वो खौफनाक अंदाज देखकर पूजा एक पल के लिए सहम गई और चुप हो गई। मगर अब कमलेश सामने आई, जिसे किसी भी हाल में इंसाफ चाहिए था। सुकुमार ने माहौल बिगड़ता देख वहां मौजूद सभी लोगों को तुरंत घर जाने का हुक्म दे दिया। लोग डर के मारे खड़े हुए और बाहर जाने लगे। लेकिन तभी कमलेश की आवाज गूंजी और उसने सबको रोक लिया। कमलेश ने चिल्लाकर कहा कि हमें इन मर्दों के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी, वरना हम हमेशा इनकी गुलाम बनकर रह जाएंगी। उसने लोगों को झकझोरते हुए पूछा, हमारी तो उम्र कट गई, लेकिन कभी अपनी बेटियों के बारे में सोचा? अगर आज हमने अपनी आवाज बुलंद नहीं की तो हमारी बेटियां भी पूजा जैसी ही जिंदगी काटेंगी। उसने आगे कहा कि पूजा ने तो फिर भी हिम्मत दिखा दी, लेकिन क्या आने वाले कल में हमारी बेटियां बोल पाएंगी? कभी नहीं। अगर यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ मर्दों की कठपुतली बनकर रह जाएंगी। कमलेश की ये बातें सुनकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह गया। तभी अपनी हार होती देख अरुण आगे बढ़ा और पूजा को घसीटते हुए अंदर ले जाने की कोशिश करने लगा। अरुण ने पूजा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन पूजा अब बदल चुकी थी। उसने सबके सामने उसका हाथ झटक दिया और साथ जाने से साफ मना कर दिया। ये अपमान अरुण से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में पूजा पर हाथ उठाना चाहा, लेकिन तभी कमलेश ने बीच में आकर उसका हाथ हवा में ही दबोच लिया। कमलेश की आंखों में एक अलग ही आग थी। उसने साफ कह दिया कि अब इसका फैसला पुलिस या कोर्ट नहीं, बल्कि ये परिवार खुद करेगा। उसने अरुण को हुक्म दिया कि उसे सबके सामने पूजा के पैर छूकर माफी मांगनी होगी। इतना ही नहीं, कमलेश ने उससे सारे रिश्ते तोड़ते हुए कहा कि आज के बाद तेरा घर की किसी भी औरत से कोई वास्ता नहीं है। यहां तक कि जब पिंकी की शादी होगी तो तू उसकी डोली को कंधा तक नहीं देगा। वहां खड़ी हर औरत और हर शख्स कमलेश की बात से सहमत था। अब अरुण बिल्कुल अकेला पड़ चुका था।
उसके बाप के अलावा कोई उसके साथ खड़ा नहीं था। सबके सामने हुई इस बेइज्जती ने अरुण के घमंड को चकनाचूर कर दिया। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ और वो धीरे से झुका और पूजा के पैर छूकर माफी मांगने लगा। मगर पूजा ने तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिया। उसने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारे एक सॉरी बोलने से मेरे शरीर और आत्मा पर लगे जख्म नहीं भरेंगे। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा कि आज ये डर के मारे माफी मांग रहा है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये दोबारा वही दरिंदगी नहीं करेगा। पूजा उसे अच्छी तरह पहचान चुकी थी। उसने आगे कहा कि ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि मैरिटल रेप पर अभी तक कोई सख्त कानून नहीं बना, वरना आज अरुण यहाँ नहीं बल्कि सलाखों के पीछे सड़ रहा होता। पूजा ने उसे चेतावनी दी कि आज नहीं तो कल ये कानून जरूर बनेगा, और जिस दिन ये लागू हुआ वो अपना पहला केस अरुण पर ही करेगी। पूरे आंगन में सन्नाटा पसर गया था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पूजा और कमलेश के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। शिव कुमार, जिसने बरसों से समाज में अपनी झूठी शान और परंपरा को बचाकर रखा था, आज पहली बार भरी पंचायत में तमाशा बनकर रह गया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। अपनी बात पूरी कर पूजा ने अपना सिर उठाया और हमेशा के लिए उस घर की दहलीज पार कर गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी और अमेजिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।